हेलो एवरीवन। आज हम आज से हम जो है भारत प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जो कुरान पब्लिकेशन की किताब है। आप देख सकते हैं इसमें सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान जो है कुरान पब्लिकेशन का, इसका हम अध्ययन शुरू करेंगे। और जैसे ये जो है 10 से लेक्चर में ये प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय समाज एवं संस्कृति आज की जिस स्थिति में है, उसके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम ये पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ है। इससे हम ये भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विकास कब और कहाँ और कैसे हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की अगर हम चर्चा करें तो साहित्यिक स्रोत होता है, पुरातात्विक स्रोत होता है। और तो साहित्यिक स्रोत में वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अन्य साहित्य आ जाते हैं। वहीं पे पुरातात्विक स्रोत में पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य, अवशेष, उत्खनन आदि आते हैं। साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्ण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभ्यंग पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यवदान, बुद्धचरित्र, महाविभाष, जातक आता है। जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र आदि आते हैं। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत में राजतरणी कलहण का जो है, पृथ्वीराज राजस्व जो चंद्रभद्राय का है, हरचरित्र जो बाणभट्ट का है, मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त का है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का, स्वपन वास वदत्ता निभास का है। राजाओं द्वारा रचित साहित्य की बात करें तो हाल ने सातवाहन गाथा सप्तशती लिखा, महेंद्र वर्मन ने पल्लव मत विलास प्रसंग की रचना की, हर्षवर्धन ने रत्नावली नागानंद प्रदर्शिका की रचना किया। सोमेश्वर ने, जो कि चालुक्य वंश के थे, उन्होंने मानसोल्लास का वर्णन किया है। साहित्यिक स्रोत एवं ग्रंथ प्रमुख तथ्य की बात करें तो कलहण की राजतरणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। महावंश और दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार की रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़वन नामक पुस्तक लिखी। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, नयाचंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का नभ शाह सांग चरित, विल्लाल का भोज प्रबंध आदि है। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरित्रों में से एक नंदी कलम्बम कम पल्लव शासन नंदी वर्मन 3 की प्रशस्ति है। विदेशी द्वारा विवरण। यूनानी लेखक हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किया था। मेगास्थनीज मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इंडिका की रचना की है। ये मूल रूप से अप्राप्य है, लेकिन इसके उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। अज्ञात लेखक की बात करें, एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति, व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ रिथिन सी लाल सागर का विवरण में दिया है। माफी। टॉलमी की जियोग्राफी 150 ईसा पूर्व के आसपास है। प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। रोमन लेखक की अगर हम बात करें, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। चीनी विवरण की बात करें, चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फुकोकी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। वहीं पे
ह्वेनसांग युआनचांग ये हर्षवर्धन के समय 629 ईसा पूर्व में भारत आया और सीयूकी की रचना की। वाटर्स के अनुसार वो भारत को इंटू नाम देता है। ह्वेनसांग के मित्र वी ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है, जिसमें इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। सिंह ये 7वीं शताब्दी में भारत आया तो नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। अरबी लेखक सुलेमान वो 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अलबरूनी अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था ने तहकीक हिंद यानी कि किताबुल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के ग्रंथों कंगयूर तंगयूर से में भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मोहर, स्मारक मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। सर अलेक्जेंडर कंगियम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। अभिलेख की बात करें, जो लेख मोहर, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्र पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमाह के आहत सिक्के कहलाते हैं। साहित्य में इन सिक्कों का काशार्पण कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते हैं थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थी। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगर हम अभिलेख की बात करें तो अभिलेख मोहरों, प्रस्तर, स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्र पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्य, मरुत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। अभिलेखों प्रयुक्त लिपियों की बात करें तो प्राकृतिक लिपि आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। ब्राह्मणी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ट लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं आरामाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। वहीं पे 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा में मिले हैं, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक की बात करें तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के राजा थे, उनका जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति है। रुद्रदामन जो शक वंश के जो जूनागढ़ अभिलेख के लिए जाने जाते हैं। स्कंदगुप्त जो गुप्त वंशी थे, उन्हें भीतरी स्तंभ लेख के लिए जाना जाता है। खारवेल जो कि कलिंग के थे, उन्हें हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए। पुलकेशिन द्वितीय जो एहोल अभिलेख के लिए जाना जाता है। राजा भोज जो ग्वालियर प्रशस्ति के लिए जाने जाते हैं। विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख के लिए। हर्षवर्धन मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख के लिए। यशोधर्मन मंदसौर प्रशस्ति के लिए। गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख के लिए। अभिलेख और विशिष्ट तथ्य। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कृत्य द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी एवं तीवर को लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संदीप विग्रहक हरिशरण ने की थी। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त वन को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण को उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जनेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन मेहरौली लोह स्तंभ लेख में मिलता है। बोगसकोई से 1400 विदेशी अभिलेख की बात कीजिए तो बोगासकोई एशिया माइनर मध्य एशिया में से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम उल्लिखित हैं। हेलियोडोरस यूनानी राजदूत का बेस नगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का जानकारी देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक
1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटल लॉज के नाम से कराया गया। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्किंसन ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बेशम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी है। D.D. कौशाम्बी की कृति इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे विज्ञान मिताक्षरा किसने लिखी है, तो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। दयाभाग जीमुत वाहन ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम मालविका मित्रम रघुवंश किसके द्वारा रचित है, कालिदास के द्वारा। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा। मृच कटिकम किसके द्वारा रचित है, शूद्रक। कामसूत्र वात्सायन ने लिखा है। काव्य मीमांसा कर्पूरी मंजरी हरविलास बाल रामायण किसने लिखा, राजशेखर ने। हर्षचरित किसके द्वारा, बाणभट्ट द्वारा। विक्रमादित्य चरित्र किसके द्वारा, विल्हण द्वारा। अमरकोश अमर सिंह द्वारा। नव सांग चरित्र किसके द्वारा, पद्मगुप्त द्वारा। ललित विग्रहराज सोमदेव द्वारा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग द्वारा। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य द्वारा। मुशीक वंश अतुल द्वारा। मिलिंद पान्हो नागसेन द्वारा। बृहत संहिता वराहमिहिर द्वारा। उत्तर रामचरित भयभूति द्वारा। काव्य दर्शन दंडी द्वारा। कुमारपाल चरित हेमचंद्र सूर्य द्वारा। गीत गोविंद जयदेव द्वारा। चारु दत्त स्वपन वास वदत्ता भास द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा। बुद्ध चरित सूत्रालंकार अशुभोध द्वारा। भगवद गीता महाभारत वेद व्यास द्वारा। भक्ति शतक भर्तहरि द्वारा। दशावतार चरित्र क्षेमेंद्र द्वारा। नीतिसार कामंदर द्वारा। नाट्यशास्त्र भरत द्वारा। रामायण वाल्मीकि द्वारा। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। बृहत कथा कोश हरिसेन द्वारा। शिशुपालवध माघ द्वारा। संगीत रत्नाकर सारंगदेव द्वारा। सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा। शत सहस्त्र नागार्जुन द्वारा। सतसई बिहारी द्वारा। हितोपदेश नारायण भट्ट द्वारा। कीर्ति कौमुदी क्रमशः द्वारा। गार्गी संहिता कात्यायन द्वारा। अगर हम अगला देखें तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में बांटा जा सकता है, पाषाण युग और धातु युग। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव और विकास प्रतिनूतन यानी कि प्लेइस्टोसीन काल में हुआ। इस काल को तीन कालों में बांट सकते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में इन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। मानव समूह में शिकार करना अपना भोजन संग्रह करता था। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। मुख्य औजार कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदारणी और खंडक है। प्रमुख स्थल की बात करें, कश्मीर, थार जो कि राजस्थान में है, बेलन घाटी मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, सोहन घाटी मध्य पंजाब पाकिस्तान में। मध्य पुरापाषाण काल अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। उसके बाद अगर हम चर्चा करें, इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। किस काल को फलक संस्कृति कहते हैं, तो मध्यपाषाण काल को ही फलक संस्कृति कहा जाता है। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तु का निर्माण हुआ। मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी एवं खुरचनी। प्रमुख अगर स्थल की बात करते हैं, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, नेवासा जो कि मध्य महाराष्ट्र में है, और उड़ीसा। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें, इस काल की दो प्रमुख विशेषता है, नए चकमक उद्योग, आधुनिक मानव का उदय। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण इसी काल में। प्रमुख औजार फलकी और तक्षणी शल्क मिला है, जिसमें प्रमुख स्थल बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। मध्यपाषाण की काल की बात करें तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागोर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन की चर्चा होती है मध्यपाषाण काल में। इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था। मुख्य औजार पत्थर के बहुत छोटे औजार छोटे होते चले गए। मध्य प्रदेश जो कि आदमगढ़ होशंगाबाद में पड़ता है, भीमबेटका भोपाल में, वो सब उस समय के प्रमुख स्थल रहे हैं। बोधोर जो कि सिद्धि के पास है राजस्थान में। उसके बाद
सिद्धि जो बोधवा जो वही मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में बागोर मिलता है। गुजरात में लंगनाच। उत्तर प्रदेश में महागढ़ मेजा सराय नहार प्रतापगढ़ जिला पड़ता है। बिहार में मुंगेर जिला। नवपाषाण की बात करें, इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। और मुख्य औजार में पालिशदार पत्थर के औजार, मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हड्डियों के औजार। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, बुर्ज होम गुफरकराल जो कश्मीर में है, कोल्डी हेवा महागढ़ उत्तर प्रदेश में है, चीरान सेनवार जो कि बिहार में है, सरुतरु मारक डोला असम में, ब्रह्मगिरी कोडेकाल हल्लूर मस्की पिकली हल संगे कल्लू कर्नाटक में, पायमपल्ली तमिलनाडु में। ताम्र पाषाणिक संस्कृति प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। इसी दौरान तांबे को जार के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण से ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। कुछ प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृति की बात करें तो आहार संस्कृति, कायता संस्कृति, सालबदा संस्कृति, प्रभात संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, जारवा संस्कृति आती है। नवपाषाण काल की बात करें, विशिष्ट तथ्य की बात करते हैं तो मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र जो है इससे गेहूं और जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है। कोल्डी हेवा इलाहाबाद में जो है विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, लगभग 6000 ईसा पूर्व से। ब्रज होम जो कश्मीर में है, यहाँ गर्तवास, गड्ढा घर, हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। गुफकराल कुम्हार की गुहा कश्मीर, यहाँ के लोग पशुपालन और कृषि दोनों कार्य करते थे। चिरान सारण जिला में, यहाँ पर बड़ी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, विशेषतः हिरण के सींग से बने उपकरण। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, दूसरे मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। पिकली हल कर्नाटक, यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा खुदवाई करवा के इस सभ्यता का प्रकाश डाला। सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक एवं कांस्य ब्रॉन्ज कालीन थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। काल निर्धारण की बात करें तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता का कार्यकाल की बात पूर्व हड़प्पा काल, कोटदीजी, दमनसादात, आमरीनाल, सिसवल। पूर्व हड़प्पा काल में परिपक्व हड़प्पा काल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानुदाड़ो, लोथल, कालीबंगा बनावली आती है। उत्तर हड़प्पा काल में रंगपुर, रोजदी गुजरात का, राखीगढ़ हरियाणा का। विस्तार की बात करें, सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। ये समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल की बात करें तो यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। हड़प्पा से स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुए। हड़प्पा में 6 नगर मिले जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 प्रांतों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा, दयाराम साहनी। उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। उत्खनन वर्ष 1921। नदी रावी। वर्तमान कहाँ पे? मोंटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी ने उसका उत्खनन किया था। नदी कौन सी थी? सिंधु। सुत का गंडोर, इसके उत्खननकर्ता आरएल स्टाइन। नदी लद्दाख। वर्तमान से संबंधित क्षेत्र बलूचिस्तान। चानुदाड़ो गोपाल मजूमदार ने किया था 1931 में। सिंधु नदी किनारे कालीबंगा, बीके थापर व ब्रजवासी लाल द्वारा। गगन नदी किनारे कोटदीजी, फजल अहमद द्वारा। सिंधु नदी किनारे रंगपुर, रंगनाथ राव द्वारा। माधर नदी किनारे रंगपुर कहाँ पे? काठियावाड़, गुजरात में। रोपड़, जगदत्त शर्मा ने। सतलज नदी किनारे रोपड़ पंजाब में पड़ता है। लोथल, रंगनाथ राव द्वारा। भगवा नदी किनारे अहमदाबाद में। आलमगीरपुर, हिंड नदी किनारे मेरठ में। बनवाली, आर एस बिष्ट ने। रंगोई नदी किनारे हिसार। धोलावीरा, आर एस बिष्ट ने। कच्छ,
गुजरात में हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। उनके सिर पर 3 सिंह हैं। एक पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पाँव पर 2 हिरन है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी और सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की बात करें, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ 2 अलग-अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पे जल निकास प्रणाली का भाव मिलता है। यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिलता है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। लोथल की बात करें तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा-कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल कब जाने के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, फारस के मोहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी की प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित मृद्भांड मिला है जो कि पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। चाणूदाड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झोंकड़ और झांकड़ संस्कृति विकसित हुई है। यहाँ मन के बनाने कारखाना, लिपस्टिक एवं ईंट के पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। चाणूदाड़ो में वर्गाकार ईंटें व कांसे की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। रंगपुर ये गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। अगला है, धोला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। इस नगर को 3 भागों में दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ा घर यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन और संरक्षण की व्यवस्था पाई गई है। धोलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, समुद्र तक गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। कराची के समीप अल्लादीनो स्थल का क्षेत्रफल भाग 5 हेक्टेयर है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृदभांड अल्लादीनो से प्राप्त कुछ मृदभांडों का मात्र 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भिरना नामक स्थल का उत्खनन किया गया। राखी गढ़ी से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो कि घग्गर नदी किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधव सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधवासी लिंग मूर्ति पूजक थे किंतु आर्य प्रकृति पूजक। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सिंधवासी के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पर समुद्र दास प्रथा का भी प्रचलन है। सिंधवासी पासी का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। यह गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा आग की हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, माकन में मेलुवक जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन हड़प्पाकालीन समाज में समूहतः मार्ग सत्तात्मक था जो मात्र देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, अवनृत्य आदि प्रचलित साधन थे। धार्मिक जीवन की बात करें, हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया जिसमें पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता है। पशुओं में कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सिंधव सभ्यता में मंदिर में के प्रमाण नहीं मिले हैं। सावधान आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक जीवन सिंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। आर्थिक जीवन सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। कृषि सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वो लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे जिनमें गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न था। मनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है।
सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी, नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। व्यापार, वस्त्र उद्योग सिंधुवासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चांदोदारों व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्त्र प्रणाली पर आधारित था, इसकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार जिर्मन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से और मेलुआ की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं। अगर हम बात करें मोहरे तथा बाट, सिंधु सभ्यता के मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता है। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। हड़प्पाई लिपि मुख्यतः चित्र लिखात्मक है। ये लिपि गोमुद्रिका पद्धति में व चित्रात्मक है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। अब तक ये लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता विशेष तथ्य, ज्यादातर हड़प्पाई सिले चौकोर है। बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मोहर नहीं मिली है। सरस्वती जहाँ बहती थी वह क्षेत्र विन्शन कहलाता था। हड़प्पाकालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया है। सुतका, गंडोर व सुरकोटदा समुद्र तटीय नगर थे। सिंधुवासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो हेलो दोस्तों, आप ISP चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।